हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल फ्यूचर स्टडी सर्कल। दिस इज़ करिश्मा। और आज हम जो है डिस्कस करने वाले हैं द हिंदू के बारे में। तो इसमें हम जो करंट अफेयर्स लेंगे जो कि इंपॉर्टेंट होंगे हमारे एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो कोई सा भी एग्ज़ाम हो, हमारा गवर्नमेंट एग्ज़ाम, चाहे यूपीएससी हो, पीसीएस हो, या फिर एसएससी हो, या फिर एनटीपीसी हो, कोई सा भी एग्ज़ाम गवर्नमेंट एग्ज़ाम जो है उसके लिए हमारे लिए ये करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो इसमें हम डेली जो है अब डेली जो है करंट अफेयर्स हम डिस्कस क्या करेंगे। तो आज हम 1 दिसंबर का अपना न्यूज़पेपर जो है हम डिस्कस करते हैं द हिंदू का। ठीक है, तो इसमें जो हम सिर्फ इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ हैं वही कवर करने वाले हैं। तो हिंदू में तो आपको पता ही है सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होते हैं वो होते हैं हमारे एडिटोरियल्स, तो वो भी हम डिस्कस किया करेंगे। उसके अलावा जो अदर न्यूज़ हुआ करेंगी जैसे कि जो प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट हो सकती हैं वो भी डिस्कस किया करेंगे। इसमें डेली अब मैं आपके लिए ये डेली लेकर आया करूँगी ये वाली वीडियो जो करंट अफेयर्स पर हुआ करेगी। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। तो प्लीज़ जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें जो हमारा पहले इम्पोर्टेंट जो आर्टिकल जो पहली हमारी न्यूज़ है वो इसमें ये है, देखिए ये जो है हमारी ये वाला जो हमारा आर्टिकल है, द पेरिल्स ऑफ डीरेगुलेटेड इम्परफेक्ट एग्री मार्केट्स। ये जो हमारा आज के टाइम जो हमारे फार्मर्स जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि उसके ऊपर है। ठीक है ना। तो इसमें क्या हो रहा है कि एक्चुअली ये कुछ भी नहीं है। इसमें राइटर ने ये बताया है कि क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है कि फार्मर्स को क्या क्या जो एक्ट आया है, हमारे गवर्नमेंट ने जो भी एक्ट दिया है, फार्मर्स एक्ट जो दिया है, उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है और क्या बात हो रही है जो फार्मर कहना चाह रहे हैं। तो इसमें राइटर ने सब कुछ बताया इस आर्टिकल में। तो एक्चुअली जो बात है इसमें वो ये है कि फार्मर्स को ये लग रहा है कि जो फार्म एक्ट है ये जो है उनके लिए डिसएडवांटेज है। ठीक है, वो जो है उनके लिए सही नहीं है। उनको फार्मर्स को एक मिसअंडरस्टैंडिंग है कि जो इसमें एमएसपी है, फार्मर्स को जो आज के टाइम पे एमएसपी दी जाती रही है, तो उनको ये डाउट है कि इस अगर ये फार्म एक्ट आ जाएगा तो उनका जो एमएसपी है वो इनको नहीं दी जाएगी। क्योंकि ये फार्मर को जब एमएसपी दी प्रोवाइड कराती है गवर्नमेंट, तो उनको ये सिक्योरिटी रहती है कि हमारा क्रॉप है चाहे वो बेटर क्वालिटी का हो या नहीं हो, तो बाद में उसकी जो है कैसी भी प्राइस वैल्यू हो, लेकिन गवर्नमेंट जो प्राइस बता देती है उनको, उसी प्राइस पर उनका जो है वीट और पैडी जो है वो गवर्नमेंट को बेचेंगे। तो इसमें उनको श्योरिटी रहती है कि हमारा जो भी हमारा प्रोडक्शन है वो इतने प्राइस से बिक जाएगी, जिससे कि जो भी हमारा खर्चा है या जो भी हमारा नुकसान है उसको हम अपना भरपाई कर लेंगे उस एमएसपी पर। तो इनको ये श्योरिटी रहती थी। लेकिन फार्मर्स को क्या प्रॉब्लम हो रही है कि जो फार्म एक्ट आया है उसमें उन्होंने जो है किसी एमएसपी की बात नहीं करी है। उसमें उन्होंने जो है ये कहा है कि प्राइवेट मंडी खोल दी जाएंगी। तो प्राइवेट मंडी खोल दी जाएंगी तो इस वजह से फार्मर को ये डाउट हो रहा है कि प्राइवेट मंडी जब खोल दी जाएंगी तो एमएसपी जो है हट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, जिसकी वजह से प्राइवेट प्लेयर्स जो है अपना ही प्राइस जो है वो बताएंगे और अपने ही प्राइस पर जो है फिर वो खरीदेंगे फार्मर से जो भी प्रोड्यूस है। तो उनको ये डर है कि कहीं वो प्राइस वैल्यू जो है वो हमारे प्रोडक्शन से कम ना हो और हमें नुकसान ना हो। तो इस वजह से उनको ये चीज़ जो है उनको डर लग रहा है। तो यही बात हो रही है कि इसमें एक तरीके से जो भी है फार्मर्स और गवर्नमेंट के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है एक्ट को लेकर, और कुछ नहीं है। तो इसमें जो राइटर ने सजेस्ट किया वो ये कहा है कि गवर्नमेंट को जो है फार्मर्स के साथ डिस्कशन करना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम हो रही है और इस एक्ट में क्या बात है क्या नहीं है। कल भी मोदी जी ने मन की बात में जो है यही बताया था, फार्म एक्ट के बारे में उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि फार्म एक्ट किस बारे में है और किस बारे में नहीं है। लेकिन फार्मर्स को जो है अभी भी जो पूरी बात है वो सिर्फ एमएसपी को लेकर ही है। फार्मर्स को जिस बात का डर है वो एमएसपी से ही रिलेटेड उनको डर है, और प्राइवेट मंडी की जो बात कही है उससे उनको डर लग रहा है कि शायद प्राइवेट प्लेयर कहीं हमें नुकसान ना पहुंचाएं या हमारी ज़मीनों पर कब्जा ना कर लें, या फिर हमारे जो प्रोडक्शन है उसकी वो सही वैल्यू उन्हें ना दे पाएँ। उन्हें सिर्फ फार्मर्स को इसी चीज़ का डर लग रहा है, जिसलिए वो इस चीज़ के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट से कह रहे हैं कि इस एक्ट को बंद करो या फिर इस एक्ट को मॉडिफाई करो, इस एक्ट को चेंज करो। ठीक है, तो इस वाले आर्टिकल में सिर्फ यही बात की गई है। अब दूसरे आर्टिकल की बात करते हैं। ये है हमारा विंटर वॉरियर्स। तो इस आर्टिकल में ये कहा गया है कि जो हम कोरोना, तो आपको पता ही है कोरोना चल रहा है हमारे इंडिया में, जो कि एक कितनी डेंजरस डिसीज़ आ गई है। तो डब्ल्यूएचओ ने जो है इसको बताइए आपको जनवरी में जो है क्या डिक्लेयर कर दिया था, इसको जो है पेंडेमिक डिक्लेयर कर दिया गया था। ठीक है ना। तो इस वजह से डब्ल्यूएचओ इसको पेंडेमिक डिक्लेयर कर दिया था। लेकिन अब जो है जो बात इसमें आर्टिकल में ये कही गई है कि विंटर अब दोबारा आने वाली है। ठीक है, इस बीमारी को अब जो लगभग 1 साल होने ही वाला है। तो
इवन और चाइना से अगर बात करें तो 1 साल हो चुका है अब इस बीमारी को आए हुए। तो अब विंटर दोबारा से आ चुकी हैं, तो विंटर के टाइम में कोविड का खतरा और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो WHO ने यही कहा है कि आप प्रिकॉशंस ज़्यादा लेने चाहिए, अब जो है ध्यान देना चाहिए, ताकि जो भी रिकवरी हुई है, जो भी हमने अब तक स्टेप लिए हैं, जितना भी हमने काम किया है कोरोना वायरस को कंट्रोल करने के लिए, वो सारे हमारे के मेजर्स जो है ख़राब ना हो जाए, हमारे जितना एफर्ट्स है वो बेकार ना हो जाए। इस वजह से WHO ने कहा है कि अब विंटर आने की वजह से कोरोना वायरस जो है और ज़्यादा डेंजरस हो जाएगा, ठीक है ना। तो और वैसे ही वो इतना ज़्यादा पावरफुल हो चुका है, बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका है म्यूटेशन की वजह से। तो WHO ने यही कहा है कि कोरोना वायरस जो है अब जो है विंटर के वजह से और ज़्यादा ख़तरनाक हो रहा है, और रेट भी अब जो है उसका खतरनाक वो हो सकता है कि कोरोना की वजह से अब जो ज़्यादा केसेस ना आए। इस वजह से WHO ने यही कहा है कि विंटर आ रही है, तो इस वजह से अब ज़्यादा प्रिकॉशंस लिए जाएँ, और ज़्यादा जो है अब वैक्सीन पर भी जल्दी से जल्दी ध्यान दिया जाए। और ये कहा है कि हर काम अब और गवर्नमेंट को जो है अब और ठीक तरीके से काम करना चाहिए, और ज़्यादा जो है उसमें काम करना चाहिए, आराम से सही से उसको देखना चाहिए, कोरोना को कंट्रोल करने के लिए मेजर्स लेने चाहिए। WHO ने इसमें सब यही कहा है, ठीक है ना। तो चलिए हम दूसरा वाला पढ़ते हैं। ये वाला जो हमारा आर्टिकल है, अब दूसरा, मिसगाइडेड पॉलिसी डेट कट्स डीप इनटू पेशेंट एंड सेफ्टी। ये जो है किसके बारे में बात की, एक्चुअली इसमें जो है आयुर्वेद और एलोपैथी के बारे में बात कही गई है, ठीक है ना। तो आयुर्वेद और एलोपैथी के बारे में बात की गई है कि जो राइटर एक्चुअली कहना चाह रहा है वो ये कहना चाह रहा है कि गवर्नमेंट जो है आयुर्वेद को अलग ले रही है और एलोपैथी को अलग ले रही है, ठीक है। तो गवर्नमेंट को जो है ऐसा नहीं करना चाहिए। गवर्नमेंट जो है आयुर्वेद को ज़्यादा फेवर कर रही है देन एलोपैथी, लेकिन राइटर ये कहना चाह रहे हैं ऐसा नहीं है। आयुर्वेद की अपनी अपनी जो है क्वालिटीज़ हैं, उसके अपने फीचर्स हैं, और एलोपैथी की अपनी क्वालिटीज़ हैं। तो दोनों की जो अच्छाइयाँ हैं उन दोनों को लेना चाहिए अलग अलग, ना कि दोनों को एक दूसरे के साथ कंपेयर करना चाहिए। जहाँ पर आयुर्वेद अच्छा है, यूज़फुल है, वहाँ पे आयुर्वेद का यूज़ होना चाहिए, और जहाँ पे एलोपैथी अच्छा है और यूज़फुल है, और ठीक है, तो वहाँ पे एलोपैथी का यूज़ करना चाहिए। यहाँ पे जहाँ पे जो राइटर है इस बारे में बात कर रहे हैं, उन्होंने ये कहा है कि जो सर्जरी की बात हो रही है इस वाली आर्टिकल में, कि गवर्नमेंट ये कह रही है कि सर्जरी जो है वो आयुर्वेद के थ्रू होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन राइटर ने ये कहा है कि सर्जरी ऐसा नहीं है कि सर्जरी कोई भी कर दे, सर्जरी के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपर्टनेस की ज़रूरत है, एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत होती है। तो इस वजह से जो है उन्होंने ये कहा है कि उसमें आयुर्वेद को जोड़ना गलत रहेगा। एलोपैथी ही बेस्ट तरीका है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इतने टाइम के साथ, इतने रिसर्च के बाद, इतने उसके बाद जो है सर्जरी की जाती है, इतने बड़े जो एक्सपर्ट होते हैं, इतने एक्सपीरियंस के बाद फिर वो जो सर्जरी करते हैं, फिर भी उसके बाद भी बहुत सारी सर्जरी ऐसी होती हैं जो गलत हो जाती हैं। तो इस वजह से जो है एडिटर ने ये कहा है कि सर्जरी को आयुर्वेद में एकदम कनेक्ट कर देना गलत होगा। जब वो एलोपैथी के थ्रू सर्जरी की जाती है, उसमें एनेस्थीसिया दिया जाता है कि पेन ना हो, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो हर चीज़ एक्सपर्टीज़ के साथ की जाती है, ठीक है ना। एलोपैथी में हर चीज़ एक्सपर्टीज़ के साथ की जाती है, और बहुत सारे एक्सपीरियंस के साथ, रिसर्च के बाद फिर वो काम किया जाता है। लेकिन आयुर्वेद जो होता है वो एक तरीके से कह सकते हैं वो पुराने ही तौर तरीके होते हैं जिनको बार बार रिपीट किया जाता है, ठीक है। तो इस वजह से राइटर ने ये कहा है कि आयुर्वेद को आयुर्वेद की जगह यूज़ करना चाहिए जहाँ पर वो यूज़फुल है ना, और एलोपैथी को उसी की जगह यूज़ करना चाहिए। तो इस वजह से राइटर ने सिर्फ ये कहा है कि दोनों में कंपैरिजन नहीं होना चाहिए, बल्कि कोशिश करना चाहिए कि दोनों को हम साथ लेकर चलें, और इससे जो है हमें जो रिज़ल्ट मिले वो पॉजिटिव ही मिले। इसमें उन्होंने ये बात कही है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है रिकैलिब्रेटिंग इंडिया नेपाल टाइज, ठीक है ना। ये वाला इसलिए है क्योंकि अभी हमारे जो है फॉरेन सेक्रेटरी, जिनका नाम है हर्षवर्धन श्रृंगला, ठीक है ना, ये काठमांडू गए थे। तो जब ये काठमांडू गए थे, उन्होंने जो वहाँ पर नेपाल की लैंग्वेज में बात करी, क्योंकि आपको पता होगा कि अभी इंडिया और नेपाल के बीच में थोड़े से रिलेशन सही नहीं हो रहे हैं। एक्चुअली दोनों के बीच में जो रिलेशन है कभी अच्छे होते हैं तो कभी गलत हो जाते हैं, क्योंकि नेपाल जो है वो इंडिया और चाइना के
नेपाल जो है वो इंडिया के और चाइना के बीच में आता है, तो इस वजह से जब नेपाल को इंडिया से मदद मिलती है तो वो इंडिया की तरफ हो जाता है, और जब नेपाल को चाइना से मदद मिलती है तो चाइना की तरफ हो जाता है। और वैसे भी चाइना तो हमेशा से इंडिया के अगेंस्ट ही रहता है, तो उसके इंडिया के जितने भी कह सकते हैं कि फॉरेन नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनको जो है चाइना अपनी तरफ ही करने की कोशिश करता है। तो यही चीज़ चाइना जो है वो नेपाल के साथ करता है, नेपाल को जो है वो चाइना अपनी तरफ अटैक करने की कोशिश कर रहा है, ताकि वो इंडिया से जो है कह सकते हैं इंडिया के अगेंस्ट कर सके नेपाल को, और अपने फेवर में करना चाहता है नेपाल को चाइना। ठीक है ना। तो इस वजह से अभी जो है ये बात कहेगी कि जो भी फॉरेन सेक्रेटरी नेपाल गए हैं तो उन्होंने जिस तरीके से बिहेव किया वहाँ पर, उन्होंने नेपाल की लैंग्वेज में बात करी, तो इससे ये लग रहा है शायद हमारे इंडिया और नेपाल के साथ रिलेशन फिर से अच्छे हो सकते हैं, जो कि 2015 में अर्थक्वेक के टाइम जो नेपाल में अर्थक्वेक आया था उस टाइम बिगड़ गए थे। तो उन्होंने ये कहा है कि इस टाइम शायद रिलेशन अच्छे हो सकते हैं। तो ये वाली बात इस वाले आर्टिकल में कही जा रही है। तो ये बात राइटर ने इस आर्टिकल में ये कहा है कि इंडिया और नेपाल को रिलेशंस अपने सही करने चाहिए, और इसके लिए दोनों कंट्रीज़ को ही अपना देखना चाहिए कि दोनों कंट्रीज़ ही एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं। इस वजह से दोनों कंट्रीज़ को एक साथ मिलकर चलना चाहिए। अगर इंडिया जो है वो नेपाल में, इंडियन वर्कर्स अगर नेपाल में जा रहे हैं तो इंडिया को भी जो है नेपाल से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि नेपाल से जो है वो रेमिटेंसेस जो आते हैं इंडिया में वो 8th नंबर पे आते हैं। ठीक है ना। इस वजह से इंडिया को अगर फ़ायदा नेपाल से हो रहा है तो नेपाल को भी इंडिया से फ़ायदा हो रहा है। इस वजह से दोनों कंट्रीज़ को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए, इस आर्टिकल में ये बात की गई है। ठीक है। ये वाला आर्टिकल जो है, नेक्स्ट आर्टिकल है ये वाला, मूविंग फॉरवर्ड इन बेस एरियाज़। इसमें ये कहा गया है कि जो छत्तीसगढ़ है हमारा, उसमें जो है माओइस्ट बहुत ज़्यादा रहते हैं, पता है आपको माओइस्ट होते हैं, इस वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा ये सब कुछ रहता है। वहाँ पे जो है स्टेबिलिटी नहीं है। ठीक है। तो इस वजह से वहाँ पे गवर्नमेंट ने कहा है कि वहाँ पर जो अब सिक्योरिटी फोर्सेस और डिप्लॉय किए जाएंगे, ताकि वहाँ पर जो है सही से एडमिनिस्ट्रेशन किया जा सके, और वहाँ पर जो है सही से रूल किया जा सके, और वहाँ पर जो सिक्योरिटी लाई जा सके। ठीक है ना। इसलिए छत्तीसगढ़ में वहाँ पर और फुल सिक्योरिटी फोर्सेस को डिप्लॉय करने की बात कही जा रही है। तो इसमें राइटर ने यही बताया है कि अगर छत्तीसगढ़ में और सिक्योरिटी फोर्सेस और डिप्लॉय कर दी जाएंगे तो इससे वहाँ पे क्या क्या फ़ायदा होगा। वहाँ पर यही फ़ायदा होगा कि रीजन में एक तो स्टेबिलिटी बनी रहेगी, वहाँ पर पीस बना रहेगा, तो इस वजह से वहाँ पर जो है डेवलपमेंट अच्छा होगा, और ये छत्तीसगढ़ के लिए अच्छी ही बात होगी अगर वहाँ पे हम सिक्योरिटी फोर्सेस को गवर्नमेंट और ज़्यादा डिप्लॉय कर देती है तो। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये सारी बातें हुई हैं। और यही मैं अब आपके लिए इसी तरीके से करंट अफेयर्स की सीरीज़ लेकर आती रहूँगी। जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है मैं आपको इसी तरीके से डेली उसके ऊपर वीडियो अपलोड कर दिया करूँगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप उसको शेयर ज़रूर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है। और अगर मैं ये थोड़ी सी 2 न्यूज़ और हैं ये डिस्कस करना चाहती हूँ, जैसे कि ये हैं बिडेन, जो बताइए आपका अमेरिका के जो नए प्रेसिडेंट बने वो बने जो बाइडेन। तो उन्होंने जो है अभी नॉमिनेट किया है, जिनका नाम है नीरा टंडन। ये इंडियन अमेरिकन है। नीरा टंडन को जो है नॉमिनेट किया है एज द डायरेक्टर ऑफ द ऑफिस ऑफ मैनेजमेंट एंड बजट। ठीक है ना। तो उनको नॉमिनेट किया है, तो याद रखना, क्योंकि अभी सिर्फ नॉमिनेट किया है, अभी हुई नहीं है, अभी सिर्फ नॉमिनेट किया है। और एक है हमारा जेनेट येलन, इनको भी जो है जो बाइडेन ने जो है नॉमिनेट किया है। कौन सी पोस्ट के लिए इनको जो है नॉमिनेट किया है? एज द ट्रेजरी सेक्रेटरी के लिए। ठीक है ना। तो ट्रेजरी सेक्रेटरी के लिए इनको जो है अभी नॉमिनेट किया है जो बाइडेन ने। और अगर ये बन जाती हैं तो ये फर्स्ट लेडी होंगी जो कि ट्रेजरी डिपार्टमेंट को लीड करेंगी। ठीक है ना। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही था। अब जो करंट अफेयर्स की वीडियो मैं कल लेकर आऊँगी। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं कल की वीडियो में।